मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं बात करूंगी कफन कहानी के कथ्य पर। कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी है। यह मूल रूप में उर्दू में लिखी गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की पत्रिका जामिया के दिसंबर 1935 के अंक में यह कहानी प्रकाशित हुई। इसका हिंदी रूप चांद के अप्रैल 1936 में प्रकाशित हुआ। कफन कहानी प्रथम दृष्टि में घीसू माधव दोनों पिता पुत्र की संवेदनहीनता और भावनात्मक क्रूरता की कहानी कही जा सकती है। जाड़ों की रात की घनघोर निस्तब्धता में अकेले अपने झोपड़े में प्रसव वेदना से छटपटाती बुधिया के समानांतर उसके घर के दोनों पुरुष सदस्य पति एवं ससुर उसके कष्ट से बेपरवाह आग में आलू भूनकर खा रहे हैं। ऊपरी तौर पर कहानी अति संक्षिप्त है। बुधिया की दर्दनाक मौत के बाद घीसू और माधव द्वारा कफन के लिए अनुनय विनय से जमा किए गए 5 रुपयों को शराब और पूरी कचौड़ी में उड़ा देने की। लेकिन भीतरी तहों में संश्लिष्ट से संश्लिष्टतर होती चलती यह कहानी पात्रों के मनोविज्ञान से आगे समाज व्यवस्था के विश्लेषण का आधार बन जाती है। प्रेमचंद की ताकत यह है कि कथा में कहीं उपस्थित न होते हुए भी वे पाठक के हृदय में इन दोनों के प्रति सहानुभूति पैदा करते हैं। भारतीय सामंती समाज की मनोरचना से परिचित पाठक जानता है कि संपन्न वर्ग जिस अधिकार से हाशिएग्रस्त अस्मिताओं का शोषण करता है, उतने ही कृपा भाव से खैरात के रूप में कुछ सिक्के उनकी ओर उछाल देता है। यह कृपा दयाद्र होकर उनकी स्थिति सुधारने की चेतना का परिणाम नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा को उतना भर देने की सुनियोजित युक्ति है जिससे वे दुस्साध्य श्रम करने के लिए जिंदा रह सकें, व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिंदगी का सुख न भोग पाएं। इसलिए पाठक भी घीसू माधव की तरह अंतस से निकली गहरी इच्छा की व्यर्थता समझता है, क्योंकि जानता है जीवित बुधिया के इलाज के लिए कोई धन कुबेर अपनी दानवीरता का प्रदर्शन नहीं करता। सांझ के धुंधलके में जब पिता पुत्र के पैर मदिरालय की ओर खींचे चलते हैं, तब वह सतही तौर पर भले ही उनकी गैर जिम्मेदारी पर क्षुब्ध होता हो, भली भांति जानता है कि वे दोनों इस समय भीतर ही भीतर आक्रोश की आग में कैसे झुलस रहे हैं। जिस व्यवस्था ने अपने हितों को चाक चौबंद रखने के लिए उनसे उनकी सारी बुनियादी ज़रूरतें छीनी हैं, उसी व्यवस्था से 5 रुपए पाकर वे अपने को उसके नियमों में क्यों बांधें। इसलिए आश्चर्य नहीं कि घीसू माधव उस रकम पर न केवल दावत उड़ाते हैं, बल्कि बची हुई पूड़ियों को दान करते हैं। भिखारी को दान में देते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसकी भूख मिटाने की चाहत है। दान देने की क्रिया ने उनके दमित स्वाभिमान को सहलाया है। लेखक कथा में प्रविष्ट होकर देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव करते घीसू माधव की इस गदगद अवस्था का चित्रण करते हुए वहाँ पर उल्लेख किया है कि यहाँ देने की क्रिया में अहंकार की टंकार नहीं है, बल्कि दूसरे की भूख मिटाकर उसे तृप्ति देने की मानसिक तृप्ति और शांति है। इसलिए घीसू माधव बुधिया को नहीं, बल्कि प्रेमचंद घीसू माधव को अभयदान दे रहे हैं कि हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं,
मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। वही बाद में पिता समझाता है अपने पुत्र को कि तू कैसे जानता है उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। घीसू का यह विश्वास दरअसल संपन्न वर्ग के धार्मिक पाखंड का निदर्शन करता है, जिसके लिए तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएं, मंदिर आदि बनवाने की तरह मृतकों के दाह संस्कार की व्यवस्था करना पुण्य लूटने की आसान कवायद है। कहानी मानो इस तथ्य की ओर संकेत करना चाहती है कि धर्माचार मृत्यु को न्यूनतम सम्मान देकर ही संपन्न नहीं हो जाता, बल्कि इसका वास्तविक लक्ष्य मौत की ओर रेंगते जीवन को संवार कर पुनः जीने के उल्लास और उत्साह से अभिषिक्त कर देना है। आज जिस तेजी से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, उससे कफन कहानी एक गंभीर चेतावनी के रूप में समाज के सामने आती है। यह कहानी एक परिवार की त्रासदी नहीं है, हमारी समाज व्यवस्था के आंतरिक खोखलेपन की कहानी यह बन जाती है। घीसू माधव के प्रथम परिचय में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के कारण कफन कहानी दलित समाज की भयावह जीवन परिस्थितियों की आख्यायिका लग सकती है, लेकिन असल में इसे प्रेमचंद साहित्य में चित्रित किसान की निरंतर क्षरणशील सामाजिक स्थिति के समानांतर देखा जाना चाहिए। हिंदू समाज की शुद्धतावादी सांस्कृतिक संरचना ठाकुर का कुआं कहानी में जंगी और सदगति कहानी में दुखी जैसे पात्रों की जिंदगी में एक अलग तरह की विभीषिका रचती है। प्रेमचंद ने प्रत्यक्षतया घीसू माधव को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ऐसी किसी ऋणग्रस्तता और बंधुआगिरी के चक्कर में फंसा नहीं दिखाया है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया है कि उनका यह कदम, जो वह कामचोरी के द्वारा अपना काम चला रहे हैं, यह अमानुषिक व्यवस्था के सामने घुटने न टेकने का आत्मघाती निर्णय ही है। वह लिखते हैं, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, यहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। इस प्रकार जैसे एक सुलगता सवाल बन जाता है कि मनुष्य से उसकी मनुष्यता छीनकर संभ्रांत बनी रहने वाली इस आदमखोर व्यवस्था के संवर्धन में कहीं हमारी अपनी भूमिका तो नहीं है। कफन कहानी प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कृष्ट नमूना होते हुए भी कुछ सवाल मन में उठाती है, विशेषकर कहानी की बुनियादी घटना को लेकर कि क्या सच में कोई व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो सकता है कि घर की स्त्री अथवा किसी भी प्राणी की दर्दनाक मौत को यूं निर्विकार देखता रहे। दूसरे, भारतीय परिवारों और समाज की जैसी संरचना है उसमें सामुदायिक भावना की प्रबलता है।
परिवार में स्त्रियां न हों तो आस पड़ोस की स्त्रियां बीमारी या प्रसूति में बिना बुलाए ही मदद को आ जाती हैं। ऐसे में बुधिया का अकेले तड़प तड़प कर दम तोड़ना थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। अपनी आंतरिक संरचना में यह कहानी एक लाश को कफन मुहैया कराने की कहानी भर नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से एक कटु सत्य की ओर हमारी बेपरवाही का संकेत करने के लिए कहानीकार ने यह रचना लिखी है। यह कटु सत्य है कि हमारी समाज व्यवस्था मरकर सड़ांध फैला रही है। इस कटु सत्य को हमें स्वीकार करना ही होगा।